कर लेंगे। उनने प्लानिंग की, एक कोई मेन दिमाग वाला आदमी रहा, उन्होंने कहा ठीक है आने दो पंडित जी को। पंडित जी आए, पंडित जी से पहले अरे पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। अरे ये गाय का बच्चा कहाँ लेके जा रहे हो? ये तो बहुत दुबला पतला है, कहाँ से खरीद लाए आप? ये तो बहुत बेकार लग रहा है। मैंने कहा दुबला का है, इतना तो ठीक ठाक है। तो ये गाय का बच्चा थोड़ी है, ये तो बछड़ा है। बछड़ा समझते हो ना, भैंस का बच्चा, वो सॉरी बकरी। तो उन्होंने कहा बछड़ा है ये तो। उन्होंने कहा नहीं 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 कि ये तो बकरी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बछड़ा है। चले गए। अगले पॉइंट पे एक और आदमी मिला, उन्होंने कहा अरे पंडित जी ये कैसा दुबला पतला बच्चा लेके जा रहे हो आप? ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है ऐसे ये वाली बीमारी हो गई है। पंडित जी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने यार चक्कर क्या है, अभी एक मिला था 10 मिनट पहले, उसने भी कुछ ऐसा ही कहा, और ये कह रहा है, ये भी ये कह रहा है कि ये तो बेकार बछड़ा है, इसे मत ले जाओ आप, ये तो बेकार है, आपको ठग लिया किसी ने। तीसरा आया, कह रहे पंडित जी ये क्या ले आए आप, इतना बेकार, कितने रुपए का लेकर आए? अब पंडित जी सोचने लगे यार उसने भी कहा, दूसरे ने भी कहा, और तीसरा भी यही कह रहा। अब उसके दिमाग में डाउट बैठ गया। उन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है मैं शायद कोई गलत चीज ही खरीद के ले आऊं मार्केट से। और उन्होंने कहा क्या रुपए का लेकर आए पंडित जी? उन्होंने कहा कितने बताऊं, 100 बताऊंगा तो मेरी बेइज्जती, क्योंकि एक्चुअल प्राइस में लेके आया हूं। अब मैं इसे कम बता दूं। उन्होंने कहा मैं साहब 50 रुपए का लेकर आया। अरे आप ठगे आए, कुछ नहीं कुछ नहीं पंडित जी आप ठगे आए, इतने बुद्धिमान होते हुए, ये तो किसी मतलब का नहीं है, हो सकता है एक आध दिन में ही ना खत्म हो जाए ये। उन्होंने कहा फिर कि वैसे चाहो तो मुझे भेज दो। उन्होंने कहा आपको भेज दो। उनने फिर सोचा, बोला 3 लोगों ने तो इसको रिजेक्ट कर ही दिया बकरी को, अब मैं घर लेके जाता हूँ तो घर पे बच्चे और मेरी पत्नी भी मेरे ऊपर चढ़ जाएगी, क्या ले आए? तो इससे अच्छा है कि मैं यहीं के यहीं कर दूं इसका। उन्होंने कहा कितने रुपए दे सकते हो? उन्होंने कहा 20 रुपए। उन्होंने कहा साहब 20 तो कम है। तो उन्होंने कहा पंडित जी मैं लास्ट 40 रुपए दे सकता हूँ आपको, आपका मन हो तो बताओ, मैं तो रिस्क ले रहा हूँ इसके साथ, और ऐसा समझ लो कि अपना पैसा गड्ढे में डाल रहा हूँ। और पंडित जी ने कहा साला 100 रुपए का लेके आया, 40 तो दे रहा है, 60 तो मेरे बच रहे हैं। और पंडित जी ने तुरंत 40 रुपए में सौदा कर दिया और घर चले गए। बोले अब घर किसी को बताऊंगा नहीं कि मैंने कोई ऐसी बकरी खरीदी। और वो लोग उसे लेके चले गए। कहने का मतलब क्या है कि अफवाहें, आपको जो व्यक्ति कुछ बताएंगे वो जरूरी नहीं है वो चीजें ऑथेंटिक हों। तो इस समाज में आपको ये चीज जरूर समझनी है कि हमें क्या करना है। वो आपको अपना दिमाग लगाना है कि लोग कहने वाले कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, वो आपको बताते ही रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, और वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे आपके बारे में हमेशा। अब आपको ये समझना होगा कि मुझे क्या डिसीजन लेना है और क्या नहीं लेना है। तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्हें कम से कम आने वाले 3 से 4 साल के लिए आप लोग छोड़ दीजिए, इनसे दूर रहिए, क्योंकि ये भी एक एडिक्शन है। जब आप इसमें पड़ जाते हो तो आप समझ लो, आपने कई बार ऐसे किस्से भी सुने होंगे कि लोगों को फोटो खींचने की बीमारी थी, अपने सेल्फी की बीमारी थी, और पता लगे झरने के किनारे फोटो खींच रहे थे, झरने में चले गए। उन्हें कि ऐसा फोटो खींचूंगा जो किसी के पास ना हो, मतलब मेरे दोस्त देख के दंग रह गए वो दंग। चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। आपकी जो प्रशंसा होगी वो आपके व्यक्तित्व से होगी, वो आपके क्रियाकलाप से होगी, ना कि अच्छे फोटो से होगी। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज तो ये है। तीसरी चीज, आप जब कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं तो मन से आपको काम करना है। किससे करना है? हमेशा जब भी कहीं फंस जाओ, क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनना। अंतरात्मा समझते हो? एक मन से जो आवाज आती है ना कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा मत करो, ऐसा कर लो, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आती है अंदर से, आई होंगी आप सबके। उसकी आवाज जरूर सुन लेना। और उसकी आवाज को सुनने समझने के लिए आपको चाहिए कि आप डेली शाम को 5 से 10 मिनट एकांत में जरूर बैठें। जो हमारे, मैं किसी समाज की तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो हमारे हिंदू समाज है उसमें बोला गया है कि हमें शाम को ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने का मतलब यही होता है कि हमें अपने आप से सोचना चाहिए कि हमने पूरे दिन में क्या निर्णय लिए, क्या किया, कैसे किया, क्या नहीं किया, यानी कि एकांत में रहना और अपने आप से बातें करना। और अपने आप से जब आप बातें करेंगे तो अपने आप को कैलकुलेट कर पाएंगे कि आज मुझसे क्या गलत क्या सही हुआ, और जो गलत हुआ उसे मैं कल कैसे सही
कर सकता हूं। सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं? ये तभी होगा जब आप शाम को अकेले में होंगे और पता लगे जब अकेले में हो तो मोबाइल चला लिए, इंस्टा चला लिए, फेसबुक चला लिए, फिर आप अपने आप को समझ पाएंगे? फिर आप तो ये समझो कि दूसरों के हाथों में खेल रहे हो, आप, आपके पास अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आप शाम को ये जरूर कैलकुलेट करें जस्ट बिफोर गो टू योर बेड कि आज हमने क्या किया। कम से कम 10 मिनट अपने आप से बातें जरूर करें। एक कोई टीचर थे या बच्चा था, मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने भाग्य के ऊपर भी एक बात कही। किसी ने बोली थी ना भाग्य के ऊपर, भाग्य से कुछ मिलता है या पता नहीं। एक थ्योरी होती है फिलॉसफी में जिसे भाग्यवाद बोला जाता है, ठीक है ना। वो फिलॉसफी आप ये समझ लो बिल्कुल गलत है और ऐसे समझ लो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई चीज, कोई भी डिसीजन हमेशा गलत नहीं होता और कोई भी चीज हमेशा सही नहीं होती। भाग्यवाद भी तब काम करता है जब आप कर्म को करते हो, और जब तक आपका कर्म एक हाथ से नहीं चलता है तो भाग्य दूसरे हाथ में आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर आप भाग्य पे भरोसा करते हो तो उतना ही कर्म पे भरोसा भी करना, और अगर आप केवल भाग्य पे भरोसे करते हो तो भाग्य भरोसे ही रहोगे फिर। और अगर आप भाग्य पे कर रहे हो तो कर्म पे करना, और कर्म पे करते हो तो भाग्य पे भी कर लेना, क्योंकि एक परिस्थिति ऐसी आएगी जहां आपको अपने आप ही सोचने का मौका मिलेगा या अपने आप ही कुछ चीज प्राप्त होने लगेगी या आपके कार्य अपने आप बनने लगेंगे। जैसे अभी एक शिवांशु बच्चा था, क्या था, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, तो इसे आप क्या कहोगे कि उसने ऐसा सोचा लेकिन ऐसा रिजल्ट नहीं आया, बाद में उसे इस चीज का एहसास हुआ। तो जब आप कर्म में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देते हो और भाग्य के भरोसे बैठ जाते हो, मैं तो सब कर ही लूंगा, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो आप दोनों चीजों को जब साथ साथ चलोगे तभी दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। कोई भी एक चीज आपके साथ रहेगी तो दूसरी चीज अपने आप आएगी। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते हो तो उसका फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा कि रात में सोते हुए हमने सपने अच्छे देख लिए और ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, वो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे आप इस बात को। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताता हूं, आप सबने महाभारत देखी होगी, देखिए, और मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा, खूब देखना टीवी भी, मेरा शौक है असल में। शौक किस लिए? मैं कोई भी मूवी लगती है ना नई तो उसे देखने जरूर जाता हूं, लेकिन कौन सी? जो मीनिंगफुल हो। बात समझ में आ रही है ना? जो मीनिंगफुल हो वो मैं जरूर देखता हूं। क्यों देखता हूं? क्योंकि उनसे कुछ सीखने का प्रयास करता हूं कि उसमें क्या दिखाया गया, किस तरह दिखाया गया। आप कोई भी मूवी उठा के देख लो वो आपको एक संदेश जरूर देके जाती है। जैसे अभी एक मूवी आई हुई है अपने बॉलीवुड में, फाइटर नाम से, देखी किसी ने? किसी ने नहीं देखी, चलो मैंने तो देखी है, देख ली। जब आप फाइटर मूवी को देखते हो तो आपके अंदर इस तरह की एक ऊर्जा संचालित होती है कि यार मुझे एयरफोर्स में जाना है, एयरफोर्स की लाइफ बहुत अच्छी है। एक रिसर्च बताता हूं आपको, रिसर्च का रियलिटी है, नॉट रिसर्च, कि अमेरिका में 1980 के आसपास एक मूवी आई थी टॉप गन करके, वो भी एयरफोर्स पे डिपेंड थी। और आप ये समझिए उस मूवी के आने के बाद यूएसए में 500% ज्यादा रिज्यूम एयरफोर्स में जाने लगे। बात समझ रहे हो? कि जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते थे एयरफोर्स में जाने के लिए, उसमें रिज्यूम आने में, एप्लीकेशंस में 500% की बढ़ोतरी हो गई। तो कहने का मतलब है उस मूवी से प्रभाव डला, देशभक्ति पैदा हुई नहीं हुई, कैरियर ओरिएंटेड आपने सोचा नहीं सोचा। वही बात कि हमें क्या चुनना है, हमें चीजें सब दिखाई दे रही हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। अब इनमें से हमें चुनना है। तो जब हम मूवी देखते हैं तो हमें मूवी से भी कुछ ना कुछ चुनना पड़ेगा कि इसमें क्या सही दिखाया गया। वो थॉट हमें अपने दिमाग में लेके जाना चाहिए। जैसे आपने भूल भुलैया 2 देखी है, भूल भुलैया देखी है, तो उसमें कुछ पाखंडवाद को भी तो बढ़ावा दिया गया। तो हमें पाखंडवाद नहीं करना है, ये सीखना है। ये सीख सकते हो, नहीं सीख सकते हो? अभी 12th फेल आपको दिखाई गई, तो 12th फेल आपको ये क्या संदेश देती है कि केवल मेहनत से भी कुछ नहीं होता, स्मार्ट मेहनत से सब कुछ होता है। आप वो कितने घंटे पढ़ रहा था? नहीं पता किसी को? 16 घंटे पढ़ रहा था।
वो सॉरी 16 घंटे काम कर रहा था, 8 दूनी 16 घंटे काम कर रहा था, और 6 घंटे पढ़ रहा था, और 2 घंटे सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, उस टाइम नहीं हुआ था। और जब उसने स्मार्ट वर्किंग अपनी अप्लाई करी तो 2 साल में ही सिलेक्शन कंप्लीट हो गया नहीं हो गया। फिर उससे भी आगे जाके सीखो, जब वो इंटरव्यू में जाता है और फंस जाता है तो सच का सामना करना पड़ा उसे, और उसने सच बोला और उसका काम हुआ। ये चीजें सीखने की है या नहीं है? तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। कोई भी चीज कभी गलत नहीं होती है और कोई भी चीज कभी भी सही नहीं होती है। यही पढ़ने लिखने का फायदा है कि वी जस्ट बिकम द कैलकुलेटिव। क्या सही है, क्या गलत है, क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, यही हमें पढ़ने लिखने से फायदा होता है। अदरवाइज तो मूर्खों की संख्या बहुत जगह है। तालिबान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, आप बहुत सारे, जैसे आप कश्मीर में चले जाओ। कश्मीर में चले जाओ का मतलब ये है कि एक मस्जिदों में क्या होते हैं, इमाम एक अपनी मस्जिद से निकलता है और कह देता है ऐसा करो, शुरू हो जाते हैं सब। ऐसा हिंदुओं में भी शुरू हो रहा है। बात समझ रहे हो कि एक नेता या कोई ऐसा हिंदूवादी संगठन का नेता आपको परगला देता है और बहुत से बच्चे उनके पीछे चले जाते हैं, तो उन नेताओं को कुछ होता है कुछ, लेकिन उनकी पूरी के पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं। आप एक ताजा उदाहरण अपने कासगंज विवेक गुप्ता का ही ले लो। वो थोड़े से बरगलाने के चक्कर में वहां चला गया और नतीजा यह है कि उसका भाई आज मेरे पास आता है कभी कभी, तो वो इतना दुखी होता है कि सर 8-10 हज़ार रुपए महीने के भी लाले पड़ गए परिवार को चलाने के लिए। ये स्थिति आ जाती है कि हम जानते हैं हम कैसे कर रहे हैं। उस टाइम नेता आए, नेताओं ने वादे किए कि तुम्हारी मूर्ति लगेगी, तुम्हारी नौकरी मिलेगी, कुछ नहीं हुआ है आज तक उसके साथ। आज भी वो सब बहन भाई ऐसे ही घूम रहे हैं। और एक छोटा सा कंट्रोल है, कंट्रोल मतलब कोटा जिसपे दाल चीनी टाइप की चीजें मिलती है ना, उसी से वो बोल रहा था मुश्किल से भैया 8-9 हज़ार रुपए हो पाते हैं और पूरा परिवार इसी से चलाना पड़ता है। तो आपको सोचना पड़ेगा, ये नहीं सोचना पड़ेगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जस्ट बी वेरी कैलकुलेटिव इन योर फ्यूचर कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बात कर रहा था महाभारत की। महाभारत में जब आप देखते हो तो पांडवों की सेना और कौरवों की सेना दोनों आमने सामने कुरुक्षेत्र में खड़ी हो जाती है लड़ने के लिए। स्थिति यह होती है कि पांडवों की सेना हार के कगार पे होती है। क्यों? क्योंकि कौरवों की सेना में एक से एक धुरंधर, जिसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, ये सभी थे। कृष्ण ने तो मना ही कर दिया, मैं तो भैया हथियार उठाऊंगा नहीं। कर दिया नहीं कर दिया। अब दिक्कत ये आती है, द्रोणाचार्य जैसा महागुरु वो गलत के लिए लड़ रहा है। वो गलत ही साइड थी नहीं थी, गलत के लिए लड़ रहा है। लेकिन उनका धर्म क्या था? राजधर्म। क्या था? क्योंकि वो उस राजा के राजगुरु थे। तो राजगुरु का काम है अपने जो स्टेट है उसके फेवर में हमेशा कार्य करना। अब उन्होंने उसके फेवर में कार्य करना शुरू किया, यानी कि लड़ना शुरू किया कुरुक्षेत्र में जाके। तो स्थिति यह हो गई कि पांडवों की हवा खराब। पांडव समझ लो आज गए कि कल गए, कल हारे कि परसों हारे, क्योंकि उधर कर्ण खड़ा हुआ है, द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, भीष्म पितामह खड़े हुए हैं। कौन लड़े किससे? तो उनके आगे कोई टिक ही नहीं पा रहा। लेकिन वहां पे एक चीज होती है जो भगवान कृष्ण करते हैं। क्या करते हैं? वो एक रणनीति बनाते हैं। वो रणनीति ये बनाते हैं कि जब गुरु द्रोणाचार्य लड़ रहे होंगे तो हम उनके पास एक खबर पहुंचाएंगे कि उनका बेटा अश्वत्थामा, वो भी महाबली था, मतलब उसके आगे भी कोई टिक नहीं पा रहा था। गुरु द्रोणाचार्य तो समझ लो बहुत पीछे। तो उन्होंने कहा कि हम इसकी एक प्लानिंग करते हैं कि अश्वत्थामा भी बहुत गलत सलत कर रहा है यहाँ पे, वो भी किसी को नहीं छोड़ रहा है, पहले इसको निपटाते हैं, फिर गुरु द्रोणाचार्य को मौका मिलते ही निपटा देंगे। एक मुझे पात्र का ध्यान नहीं आ रहा, वो एक सूचना लेके पहुंचता है कि गुरु अश्वत्थामा मारा गया गुरु द्रोणाचार्य के पास। तो गुरु द्रोणाचार्य को अब उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता है कि वो कैसे मारा जा सकता है, वो तो अजय है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने कहा नहीं मारा गया। उन्होंने कहा यार ये झूठ बोल रहा है, लाओ ऐसे आदमी से पूछो जो बिल्कुल सही बोलता है।
तो उन्होंने कहा ऐसा आदमी कौन है? तो ऐसा आदमी अपोजिट साइड में था, जिसे धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो धर्मराज के पास गए, धर्मराज से पूछा कि बेटा, मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया? कि जी गुरुजी, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन उसका कुछ नाम लिया था, गजराज या ऐबक, हाथी को ऐबक ही बोलते हैं ना। टाइम पे जब ऐरावत बोलने की बारी आई तो कृष्ण जी ने अपना शंख बजा दिया। नहीं बजा दिया? और गुड़ द्रोणाचार्य सुन ही नहीं पाए, और जैसे ही उन्हें ये सूचना लगी कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, तो वो अपने घुटनों को बिल वहीं गिर गए और अपने हथियार गिरा दिए और मौका देख के उन्हें भी खत्म कर दिया। कहने का मेरा मतलब ये है, जब हम इस तरह के निर्णय देखते हैं, निर्णय से मतलब ये सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हो सकता है, बात समझ रहे हो? ये हमारे आसपास से भी कनेक्ट हो सकता है, और हम भगवान कृष्ण से ये भी देख सकते हैं कि परिस्थिति आने पर हम अपने स्मार्ट डिसीजंस भी किस तरह ले सकते हैं, जो धर्म के लिए हो, अधर्म के लिए नहीं। कर्मा थ्योरी बताइए आपको, जब आप बड़े हो जाओ तो कभी फिलोसफी पढ़ना, तो कर्मा थ्योरी में सबका हिसाब होता है, समझ रहे हो? मैं आज सुबह की एक घटना बताता हूं। एक ठाकुर साहब थे, उनसे बात हो रही थी, तो बड़े परेशान थे, तो बोले ऐसे ऐसे समस्या है, ये वो। तो के हमने एक बड़े ज्योतिषी थे, उनसे बात करी, एस्ट्रोलॉजर थे, उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि आपने तो नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो पूर्वज रहे हैं, आपके बाबा हो सकते हैं, परबाबा हो सकते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है, जिसके आपके ऊपर, परिवार के ऊपर ये समस्याएं आ रही हैं। अब उन्हें पता ही नहीं था कुछ। तो जब उन्होंने अपने परिवार से जानकारी करी तो उन्हें ध्यान आया, उन्हें ये जानकारी हासिल हुई कि उनके एक बाबा थे, कजिन, मतलब तब तो कजिन ही हो जाएंगे, तो उनसे उन्हें जानकारी मिली कि हाँ, एक गाय खेतों में आती थी, जो खेतों में नुकसान करके जाती थी, तो उसे मार के भगा दिया करते थे। एक दिन जो हमारे पूर्वज रहे, उन्होंने उस गाय को एक कमरे में घर में लाके बंद कर दिया, और अगले दिन वो गाय मरी मिली, और उस दिन के बाद से कोई भी अच्छा कार्य हमने, मतलब एक होता है ना प्रायश्चित टाइप का, वो कभी नहीं किया। तो बोले ये स्थिति है। तो मैं कर्मा थ्योरी से आपको रिलेट कर रहा हूं कि अगर आप गलत करोगे तो आपको गलत मिलना भी तय है, चाहे वो आपको मिले, चाहे आपके आने वाले जेनरेशन को। तो उनकी 2 पीढ़ियां तो सही कट गई, लेकिन तीसरी पीढ़ी परेशान है। कई बार एक्सीडेंट हो चुके, नौकरी नहीं लग पा रही है, कहीं ना कहीं किसी कारण से कोई डॉक्यूमेंट, क्योंकि उनके बेटे के डॉक्यूमेंट की बात थी, उनके बेटे के डॉक्यूमेंट दिल्ली में वेरीफाई हो रहे थे, अभी एसएससी में उसका सिलेक्शन हुआ, तो डॉक्टर ने मना कर दिया है कि ये अनफिट, वो अनफिट, टीम बैठेगी। तो बड़े दुखी थे बेचारे, जबकि उनका बेटा यहाँ से सारे कपड़े लेके दिल्ली चला गया कि मैं तो अब ज्वाइनिंग ले लूँगा 7-8 तारीख में, लेकिन आज 10 तारीख हो गई, ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। डॉक्टर्स ने कहा कमेटी बैठेगी 3 डॉक्टर्स की, उसके बाद कुछ होगा। तो कहने का मेरा मतलब है, गलत तरीके से आपको आगे नहीं बढ़ना है। बात समझ में आ रही है? जो हो, जितना मिले, जैसा भी हो, संतोष कर लेना, चाहे रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, हमेशा संतोष कर लेना। एक कहावत सुनिए आपने, आपको क्या लगता है जीवन में केवल एक ही उद्देश्य रह जाएगा आपका, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, या कोई सीए टाइप का कुछ करने का? इसके अलावा कोई ऑप्शन खुले हुए नहीं होंगे? ऐसा है? ऐसा है? ऐसा कभी नहीं है। जीवन में आपके पास इतने मौके हैं, इतनी साइट्स हैं, और आप जिस युग में जी रहे हो वहां तो आप ये समझो कि आप नई नई चीजें करते हो, और जिन चीजों पे लोग चलना नहीं चाहते हैं, उस चीजों पे आप चल के एक लेगेसी क्रिएट कर देते हो, लोग आपको फॉलो करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो जीवन में हमेशा ये ध्यान रखना, अगर असफल भी हो जाओ तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक शायरी है, आप एक बड़े ही अच्छे जो दृष्टि कोचिंग चलाते हैं, दिव्य कीर्ति सर, वो अक्सर कहते हैं, कुछ नहीं हुआ जिंदगी में तो नहीं, कुछ और है, देखो, क्या बोलते हैं, हाँ वो है, ऐसी मैं लाइन मिस कर रहा हूं बस। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा। आप ये मान के चलो कि अगर आप फेल हो रहे हो तो आप तो ये समझ लो आपसे ज्यादा योग्य व्यक्ति कौन है? आपसे ज्यादा योग्य व्यक्ति कोई हो सकता है?
फेल का मतलब समझते हो? क्योंकि आपको वो पॉइंट्स पता होंगे ये काम नहीं करने हैं। आपको ये पता होगा ये चीज करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, इस काम को करना है तो ऐसे करना है तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो फेलियर होने का भी अपना अलग मजा है, लेकिन ऐसा नहीं है फेल ही होना है। प्रयास पास के लिए करना है, अगर नहीं हो पाते हैं तो 2-4 दिन शोक मना लेना, ऐसा भी नहीं है दर्द नहीं होगा, मैं तो कह के चला जाऊंगा। लेकिन मैं भी अगर आज कोई काम करता हूं, कहीं दिक्कत आती है, वो काम अगर सफल नहीं होता है तो हमें भी दुख होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ऑल ओवर। ये सोच कभी भी हावी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे आप सभी।